लेकिन उनको ये जजमेंट नहीं होने दिया कि यहाँ पर जवान कितने हैं हिंदुस्तान के। फिर धीरे धीरे हमारे पास में जो एम्यूनिशन था वो भी खत्म होता जा रहा था, बहुत कम मात्रा में हमारे पास में एम्यूनिशन बचा। तो फिर हमने एकदम से अचानक फायर बंद कर दिया, अपने आप को एक कोऑर्डिनेट दोबारा से एक प्लान बनाया कि यार अभी जो एम्यूनिशन है इसका हम इस प्रकार उपयोग करेंगे कि जब दुश्मन बिल्कुल हमारे नजदीक आएगा तभी हम फायर करेंगे, फायर नहीं करेंगे। ये सर हमने पूरा प्लान बनाया, अपने आप को कोऑर्डिनेट किया। तो जब हमारा एक अचानक फायर बंद हुआ तो पाकिस्तान की सेना के जो जवान थे उनको लगा सब मर गए कि यार ये हिंदुस्तानी मारे गए हैं, मारे नहीं गए हैं तो ये इनका अम्युनिशन खत्म हो गया, नहीं भागे नहीं है, अम्युनिशन खत्म हो गया। तो तकरीबन सर 11 साढ़े 11 के आसपास उनके 10-12 जवान सिर्फ यही चेक करने के लिए आए कि हिंदुस्तान के यहाँ पर जवान कितने हैं, मारे गए हैं या जिंदे हैं तो किस किस पत्थर के पास में अपनी पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं। वो जब बिल्कुल हमारे नजदीक आए तब हमने एक ही कोऑर्डिनेट किया हुआ था, एक इशारा किया और अचानक उनके ऊपर चारों तरफ से फायर खोल दिया। उनमें 1-2 बचा, बाकी सारे के सारे मारे गए। तो जो 1-2 बचा था, जब हमारा फायर खुला तो उन्होंने हमारी लोकेशन और पोजीशन दोनों देख ली थी। वो ऊपर भागे, ऊपर भागने के जाकर के अपने जो उनके अधिकारी थे अपने अधिकारियों को बताया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 जवान। सर वहां की वो जो पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स वो कुछ अलग तरह की टैक्टिक्स है, इंडिया की टैक्टिक्स की तरह नहीं है। इंडिया का जो जवान है आखिरी गोली और आखिरी सांस तक जिस जमीन पर बैठा है उस जमीन को नहीं छोड़ता है। ये हिंदुस्तान के जवान की एक अलग प्रेरणा शक्ति है और ताकत है कि वो आखिरी दम तक उस जमीन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान की टैक्टिक्स है वो पहले उस जमीन को छोड़ देते हैं, दोबारा से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसको काउंटर अटैक जानते हैं। तो वो काउंटर अटैक के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। सर उन्होंने जो है विदिन 30 मिनट 35 से 40 पाकिस्तानी जवानों ने हमारे ऊपर काउंटर अटैक किया। तो काउंटर अटैक में उनके पास में हैवी वेपन थे सर। 20 मिनट तक तो उन्होंने हैवी वेपन्स का इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायर डाला कि बस कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या करें, हमारी समझ से बाहर हो चुका था। फिर लेकिन हमने फायर नहीं खोला, अपने उस धैर्य को बना करके रखा, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने फायर खोल दिया तो हमारी लोकेशन जाहिर हो जाएगी और डायरेक्टली उनका आर्टिलरी का बम हमारे ऊपर ही आकर के गिर जाएगा। इसलिए हमने जो है कोई फायर नहीं खोला। फिर उसके बाद में जब उन्होंने फायर बंद कर दिया तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ हमारी तरफ आने लगे। फिर उन्होंने ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू करे, क्योंकि पत्थर तो गोली से भी ज्यादा बेहतर मार कर रहा था। पत्थर फेंके लेकिन हमने फिर भी कोई फायर नहीं किया। तो और नजदीक आते रहे, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन हमने फायर नहीं खोला। तो जब जैसे और नजदीक आए तो उनको हमारी एक LMG लाइट मशीन गन वो उनको नजर आ गई। जैसे उसको नजर आई तो उन्होंने उसी के ऊपर सीधा जो है हथगोला फेंका और उसकी जो बैरल थी वो सब डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले भी थे, नए जवान थे, उनको पत्थर लगे। वो एकदम से दौड़ करके प्लेटून हवलदार जो हमारा टीम लीडर था हवलदार, उसकी तरफ भागे। बोला सर ये तो बिल्कुल मारे गए। बोला सर उस LMG के जस्ट जैसे ये LMG लगी है, इधर मैं बैठा हुआ हूं, बाईं तरफ मैं बैठा था, तो हमारे उस प्लेटून हवलदार ने बोला यार योगेंद्र इस LMG को उठा करके मेरी तरफ फेंक, क्योंकि हमारे पास में स्पेयर बैरल थी दूसरी उसको लगा करके इसको जो है दोबारा से फायर में शामिल कर सकते हैं। हमारे पास में वही एक सपोर्टिंग वेपन था, कोई और सपोर्टिंग वेपन भी नहीं था। मैंने सर जैसे LMG को उठा करके अपने प्लेटून हवलदार की तरफ पीछे की तरफ फेंकने की कोशिश करी, मेरी नजर ऊपर की तरफ गई। तो जिस पत्थर से हम फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 जवान उनके खड़े हुए। मैं बोला सर ये तो बिल्कुल नजदीक आ गए। बोला कहाँ? मैं कहा ये खड़े ऊपर। कितने नजदीक थे? तकरीबन सर 10 फुट होगा बस। हाँ। तो बोला कहाँ पर है? मैं कहा सर ये खड़े।
इतना ही मैं बोला, शायद उनको आवाज आ गई, उन्होंने ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंक दिया। तो जो मेरा नाम राशि था वो जस्ट मेरे पीछे की तरफ लेट करके फायर कर रहा था। दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा और उस जवान की ये उंगली कटी यहां से। इस उंगली के कटते ही उसका हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया। उसको आभास हुआ कि मेरा हाथ कट गया है। वो एकदम से मेरे से बोला, यार मेरा हाथ कट गया है। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं कहा यार हाथ नहीं कटा, आपकी उंगली कटी है। उसको आश्वासन दिया, उसको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद में सभी ने बोला कि यार आप ऐसे करो, नीचे की तरफ चले जाओ और कम से कम जो नीचे वाली पार्टी है वो अम्नेशन फेंक रही है, लेकिन अम्नेशन 3 कदम दूर पड़ा हुआ है, हम उस अम्नेशन को नहीं उठा सकते। इतने मजबूर कर रखे थे उन्होंने कि अम्नेशन उठाने के लिए जाओगे सीधा हेड शूट है। उसको कहने लगे यार तू जा नीचे की तरफ, कम से कम जो है अम्नेशन को इतनी ताकत से फेंकवा ताकि हमारे पास तक आ जाए, या कहीं दाएं बाएं से अगर वो चढ़ सकते हैं तो चढ़ाने की कोशिश करो। सर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे सर उस समय कोई इतना बड़ा तजुर्बा नहीं था, सिर्फ मैंने किताबों की पढ़ी थी उस टाइम तक। मैंने सुना ही था कि यार फौज में इतनी बड़ी एकता होती है, ये होता है, लेकिन उस समय देखने को मिला सर। उस जवान को हम कह रहे कि नीचे की तरफ जा, नीचे की तरफ जा, लेकिन उसने बोला नहीं यार, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, तो नीचे नहीं जाना। और उस जवान ने बोला कि सर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का तिल में है। सर उनके वो सब सुन करके हम जैसे जो नए जवान थे उनके अंदर एक नई ताकत हमें मिली और हम कुछ और आगे करने के लिए उत्साहित हुए। तभी जो हमारा एक दूसरा एक वेपन्स वाला था, स्नाइपर्स, जो कि आपने सुना भी होगा। स्नाइपर्स वाला जो जवान था सर, उसके ऊपर भी 3 तरफ से फायर आने लगा। तो उसकी हेल्प के लिए एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, जिन्होंने हमने दोनों ने एक ही साथ एक ही प्लेटून के अंदर ट्रेनिंग किया था। हम दोनों को भेजा गया, बोला आप दोनों जाओ उधर। सर मैं जैसे ही वहां से मूवमेंट मेरा शुरू हुआ, शायद उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया, उन्होंने ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका। तो फर्स्ट चोट लगी थी सब घुटने के नीचे, उसका ग्रेनेड का आकर के टुकड़ा लगा। उस टुकड़े के आभास से मुझे ऐसा लगा कि मेरा घुटने से पैर कट गया है। जैसे मैं खड़ा नीचे गिर गया। लेकिन एकदम ऑटोमेटिक माइंड में आया, यार देख पैर कटा है कि नहीं। मैंने ऐसे हाथ मार करके देखा तो यहां से ब्लड निकल रहा था, लेकिन जो है पैर कटा नहीं था। खुद सा फर्स्ट एड करने लगा। अभी फील्ड पट्टी एक ही थी, वो मैंने अपने जवान को, अपने साथी को बांध दिया। अभी कोई और थी नहीं, तो काले वाले पटके बांधे हुए थे सिर में। तो धीरे से उस पटके को निकाला, उसको फाड़ करके ऐसे बांध ही रहा था, दूसरा ग्रेनेड उसने ठीक सामने आगे डाल दिया। उसका एक टुकड़ा है सर, उससे मेरा ये पूरा यहां से पूरा कट गया था इसको। ये चेहरा कटने के बाद तो बिल्कुल पूरा जो चेहरा था सर बिल्कुल सुन्न हो गया और मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे खुद आभास हुआ कि यार मेरी आंखें खत्म हो गई। लेकिन सर काफी देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान है और नाक इतनी गहरी कट चुकी थी कि यहां से खून की धार बह रही थी। काफी देर तक खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्लड नहीं रुका। फिर रेंगता हुआ गया, जिस जवान की हमने हेल्प करने के लिए जाना था उसके पास गया। मैं पहाड़ी में अपनी पीठ लगा करके बैठ गया, ठीक वो मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं उनको बोला, मैं कहा सर, क्योंकि मेरे से सीनियर थे, मैं कहा सर आप मेरे यहाँ पे फील्ड पट्टी बांध दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं मारेंगे मैं खुद मर जाऊंगा, इतना ब्लड निकल रहा है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बोला ऐसे करो, पहले आप फायर करो। मैं अपना राइफल लेकर के ऐसे फायर करने लगा। फिर काफी देर के बाद में उन्होंने अपनी जो फील्ड पट्टी निकाली और सर मुझे याद है कि जैसे ही उन्होंने ऐसे किया, यहां पर गोली लगी उनको और वो इस तरह से लेकर के पीछे की तरफ लेटते हुए चले गए। मैं उनका सर हाथ पकड़ा, लेकिन वो एक शब्द भी तो नहीं बोल पाए। मेरा दूसरा साथी जो ट्रेनिंग वाला था वो मेरे बगल में ऐसे बैठा हुआ था। मैं उनको बोला, यार अनंतराम सर को तो गोली लगी। बोला क्या? उस जवान ने भी सिर्फ क्या शब्द बोला और उसको आकर के ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, वो पीछे की तरफ ऐसे लेट गया।
दोनों जवान मेरे साथी जो खत्म हो चुके थे। तुरंत ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्लेटून हवलदार जो हमारा लीडर था, मैं उसको बताया। मैं कहा सर दोनों जवानों की गोली लग चुकी है। बोला कैसे हैं? मैं कहा सर दोनों के दोनों खत्म हो चुके हैं। सर इतना ही मेरा बताना हुआ, तभी उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा दिया और ऊपर से दाएं बाएं से इस प्रकार से आकर के हमको घेरा। और वो एक ऐसा पल, ऐसा एक क्षण कि उसी क्षण के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे जो तमाम जो और साथी थे सारे के सारे जो है शहीद हो चुके थे और मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। सब कुछ खत्म होने के बाद सब उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत गालियां देने लगा, सब कुछ करने लगे वो। फिर उनका एक जो अधिकारी था उसने बोला इनको सालों को रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो आया सर उनका एक जवान आकर के जो है गोलियां मारने लगा। तो एक मेरे सामने डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक मेरी बगल में थी, 4 हमारी डेड बॉडियां दूसरे पत्थर पे थी। वो आया तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सकूं या उनको सुन ना सकूं। सुन सकता था, देख सकता था। जब उसने सामने वाले की जो है जवान के डेड बॉडी के जो सीने के अंदर जब गोलियां दागने लगा तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। फिर उसने बगल वाले को मारा तो वो भी ऐसे उछलने लगी। मैं चुपचाप ऐसे पड़ा था, अपने आप को पूरा ईश्वर के हवाले कर दिया। अभी मैं ऐसे पड़ा हुआ था, उसने आकर के जो है मेरे बाजू में यहाँ पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है लेकिन कोई दर्द नहीं। हाँ, गोली से धुआं निकल रहा है, मसल जल रही है, लेकिन कोई दर्द ही नहीं हुआ। तब एक दृढ़ संकल्प किया कि अगर इसने हाथ पैर ही दोनों क्यों ना काट करके ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूंगा। और अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी तो मैं जिंदा भी रहूंगा। सर उस दृढ़ संकल्प की बदौलत मैं आज आप लोगों के पास में बैठा भी हूं। फिर मैं चुपचाप पड़ा रहा। मैं कहा देखता हूं कितनी गोली मार सकते हैं, मारेंगे, मारने दो। चुपचाप पड़ा रहा, सहता रहा। काफी देर के बाद उन्होंने गालियां फिर दोबारा शुरू करी। फिर हम जहां से रात को चले थे सर, वहां पर हमारे दूसरा MMG पोस्ट, मीडियम मशीन गन पोस्ट था। उसको कैप्चर करने के लिए अपने दूसरे साथियों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन सेट पे दिया। तो जैसे वो सेट पे अपने इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तभी मेरे कानों तक वो आवाज पड़ी। तो मुझे लगा यार आज अगर नीचे इन्होंने हमला कर दिया तो आज मेरे जो इस टुकड़ी, पहाड़ी के अंदर जो टुकड़ी फंसी हुई है पूरी की पूरी मारी जाएगी। तब सर ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे अपने साथियों तक सूचना पहुंचा दूं, इतने मुझे जिंदा रख दें। यार ये बिल्कुल सत्य है। अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से उस ऊपर वाले को याद करते हैं तो ऊपर वाला याद शक्ति जरूर साथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सब चुपचाप पड़ा रहा। अभी चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी है। अगर छोटी सी भी गलती करी तो मैं तो मरना ही था, लेकिन मेरे मरने से मेरी पूरी टुकड़ी खत्म होनी थी। तो उस समय जोश तो था, लेकिन जोश के साथ में होश रखना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। चुपचाप मैं पड़ा रहा, सहता रहा। फिर काफी देर के बाद में उनका एक अधिकारी आया, उसने बोला ठीक है इनके वेपन उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से फिर वेपन, एक गोली मार रहा है, एक वेपन उठा रहा है। उसने आकर के दोबारा से उसी रूटीन में आकर के गोलियां मारी। तो उसने फिर भी मेरी बाजू में यहाँ पर इधर गोलियां मारी। गोलियां मारने के बाद में लास्ट उसने जब सीने की तरफ बैरल करी तब मुझे लगा यार अब नहीं बचेगा। लेकिन सर उन पहाड़ियों में चलते चलते पीछे से जब पैंट फट गई थी तो यहाँ पर पर्स रखा हुआ था, उसमें गिलट के 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो जैसे ही उसने गोलियां चलाई सर, वो सिक्कों पे जाकर के लगी। लेकिन उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूं। और उसने दूसरा जब जवान आया, उसने मेरा AK-47 उठाकर वापस मुड़ा। तब अचानक मेरी आंखें खुली और मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। फिर एक अंतरात्मा से जो आवाज आती है, वो शायद एक अंदर से आवाज आई कि यार अभी तक नहीं मरा, तब मरेगा भी नहीं। मेरे पास में सिर्फ एक हथगोला हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था।
मैंने धीरे से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला और जो वेपन लेकर के जो पाकिस्तान जवान जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिर गया। जब तक उसने पीछे मुड़ करके देखा कि पीछे तो कोई मूवमेंट है नहीं, ग्रेनेड को निकालने की कोशिश करी लेकिन ग्रेनेड फट गया। जब तक ग्रेनेड फट गया उसका ये पूरा सर फटा और वो बंदा हमारे ऊपर ही आकर के गिरा। तभी जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से साला कोई जिंदा है, लेकिन कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है। तो वो एक जो घबराहट थी, एक जो खलबलाहट थी, उसी में सर मैं कुछ कर सकता था। मैंने तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी लेकिन ये हाथ तो मेरा हिला ही नहीं। इस हाथ से ही राइफल को उठाया, तुरंत वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया जिसमें उनके 3-4 जवान मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से फायर किया, तीसरे पत्थर से फायर किया। तो इतना तमाम 3-4 जगह से जब फायर हुआ तो उनको यकीन हो गया कि नीचे से हिंदुस्तान की फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर आ गई है और फिर वहां से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर रेंगता हुआ मैं सब आगे गया तो देखा सर ऊपर उनका पूरा जो टॉप का डिप्लॉयमेंट था, सामने उनके जो है लिविंग टेंट लगे हुए थे, लंगर चल रहा था, उनका जो वेपन्स, जो हैवी वेपन थे उनका डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा था। वो तमाम जो एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी एक अटैक के लिए, वहां पे तमाम इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे मिली। तो वो जगह साफ था? नहीं सर, ये थोड़ा सा प्लेन था, फिर ऐसे पत्थर शुरू हो गए। तो वहां से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और सर जैसे एक पागलपन होता है, एक इंसान का जो पागलपन में एक ही चीज दिमाग के अंदर जो बैठ गई है उसी को याद रखता है, बाकी को याद नहीं रहती है। उस समय सिर्फ मैं पागलपन ही मेरा समझ लीजिए कि उस समय सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी, एमएमजी पोस्ट को बचाना है। यहां कुछ नहीं करना, एमएमजी पोस्ट को बचाना है ताकि मेरे साथी जीवित रह जाएं। मैं सर वो चीजें देखने के बाद मैं वापस मुड़ा और जब अपने साथियों के बीच से आया तब मुझे लगा यार हो सकता है कि मेरा इनमें से कोई साथी जिंदा हो मेरी तरह। लेकिन सर आकर के देखा किसी का पूरा सर फटा हुआ था, किसी का पूरा सीना फटा हुआ था। फिर बहुत देर रोया बैठ करके उनके पास में, बहुत देर। फिर रोते रोते फिर अपने आप को खुद को संभाला कि हम इतने आदमी चले, इतने में से हम ये 7 ऊपर आए और 7 में से मैं बचा हूं, तो मेरा भी ये कर्तव्य है कि खून के आखिरी कतरे तक अपने इस टास्क को मैं जरूर अंजाम दूंगा। लेकिन सर कोई सर्विस का भी अनुभव नहीं था, अभी रास्ते नजर नहीं आ रहे थे कि पहाड़ी इलाके में मैं किधर की तरफ जाऊं। रात को रस्सियों के सहारे ऊपर चले, जबकि दोनों पैर ठीक थे। अब एक हाथ एक पैर खराब है, नीचे उतर भी नहीं सकता हूं। और काफी देर हो चुकी थी उस समय तक। तो शरीर के अंदर सर बहुत बड़ा दर्द शुरू हो गया, क्योंकि सर ये हड्डियां निकल गई थी बाहर। हाँ। तो ये हड्डियां जब बाहर निकल गई तो ये कंधे वाली हड्डी में सर टकराने लगी। जब ये टकराने लगी तो आपस में बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी, तो बॉडी में कंपन पैदा हो गया। मैं इस हाथ को ऐसे पकड़ करके ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन सर ये हाथ मेरे से बंधा नहीं। इस हाथ को ऐसे पकड़ता, कभी इधर चला जाता, कभी इधर चला जाता। फिर मैंने एकदम से सोचा यार ये कट गया, इसको तोड़ करके फेंक देता हूं। मैंने ऐसे पकड़ करके इसको झटका मारा, लेकिन ये टूटा भी नहीं। फिर सर ये ऐसे बंद नहीं रहा, फिर इसको उठाया, पीछे फेंका कमर पे, क्योंकि हड्डी तो थी नहीं इसमें, तो पीछे कमर पे फेंक करके सब इसमें बेल्ट में फंसाया हाथ को। हाँ। हाँ। फिर मैं सोचता रहा नीचे कैसे जाऊंगा, नीचे कैसे जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि अगर निस्वार्थ भाव है, सच्ची श्रद्धा है, तो ऊपर वाली शक्ति साथ देती है। तभी मेरे को कोई आवाज का आभास हुआ जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तो जहां पर मैं पड़ा हुआ था वहां से एक छोटा सा रिज नीचे की तरफ जा रहा था। मैं सब बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब काफी नीचे पहुंचा तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया उसमें। तो एक हाथ से मैं पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था, तभी मेरी नजरें नीचे की तरफ गई और दिमाग एकदम से घूमा, यार तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया है। मैंने देखा तो जो हमारा ऊपर जो बम्बारमेंट चल रहा था, नीचे वाले टुकड़ी को चढ़ने नहीं दिया था, वापस विड्रॉल होकर के एमएमजी पोस्ट की तरफ जा रहे थे। फिर मैं वहां पे आवाज दिया तो जवान वहां से दौड़ करके आए, उन्होंने मुझे वहां से निकाला।
लाइक जैसे आप फिल्मों के अंदर देखते हैं ग्रेनेड फटता है तो पूरी ड्रेस के वो हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी उस टाइम पे। ऊपर जब खींचा तो कोई भी ये नहीं कह रहा था कि ये जीवित रहेगा, लेकिन मैंने अपने अंदर एक विश्वास बैठा रखा था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला सर कि मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप इस पोस्ट को बचा लो, और इस प्रकार से ऊपर घटना हो चुकी है। उन्होंने जो बटालियन कमांडर थे कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर, उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि बोला ऐसे जो हमारा लीडिंग ट्रूप्स था, वो लीडिंग ट्रूप्स के सिर्फ एक जवान बच करके आया, बाकी ये सारे के सारे शहीद हो गए। और वो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन लड़का अभी बता रहा है। सीओ ने सर बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। ये दिन का तकरीबन 1:30 या 2 बज चुका होगा उस समय तक। मुझे सर पीछे पहुंचाया गया। पीछे लाते लाते सब फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन इतना उसका इफेक्ट नहीं हुआ। ब्लड तो जारी रहा, ब्लड बंद नहीं हुआ। सीओ के पास पहुंचा तो शाम को बिल्कुल अंधेरा हो चुका था कि मुझे भी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, मुझे भी आंखों से देखना बंद हो गया था। सीओ ने बोला बेटा मेरे को पहचानता? मैं कहा सर मेरे को सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है और सर्दी लग रही है और कुछ भी नहीं। तो उनका खुद का जो लिविंग था उसके अंदर, उस टेंट के अंदर 2-3 स्टोव जलवाए और मुझे वहां पर लिटाया। तो उसकी गर्मी उसमें महसूस मुझे हुई। मैं पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन पानी तो नहीं दिया। लेकिन इतने डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला बेटा मैं पानी पिलाता हूं। उन्होंने एक ग्लूकोज की पूरी बोतल पिलाई, तो शरीर के अंदर थोड़ी सी और एनर्जी महसूस मुझे हुई। तभी सीओ ने बोला बेटा कुछ बता सकता है? मैं कहा सब बता सकता हूं। तब ऊपर की पूरी तमाम घटना को मैं बताया कि इस प्रकार से हमारे साथ में हुआ और ये अभी होने वाला है। तो उन्होंने फिर लास्ट में बोला बेटा रिक्वायरमेंट? सर मैं रिक्वायरमेंट सिर्फ आमनेशन और फील्ड पट्टी की, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि खाने के लिए नहीं चाहिए। मैं कहा सब खाने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि आधा बिस्कुट का पैकेट था। मैंने उनको दिखाया कि आधा बिस्कुट का पैकेट है, 2 आदमी ने 72 घंटे में आधा पैकेट खाया, भूख ही नहीं लगती है। पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद में सर फिर डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। जब 3 दिन के बाद में होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और फिर वहीं पर मुझे बताया गया, इन्फॉर्मेशन मिली कि उसी रात को सर दोबारा से हमारी बटालियन ने दोबारा से हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और उसके बाद वहां से श्रीनगर से मुझे दिल्ली बेस हॉस्पिटल भेजा, जहां पर 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस आज मैं भारतीय सेना में सेवारत हूं और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। गाइड एंड स्काउट एंड गाइड्स ने जो ये एक भव्य समारोह किया है और जो बात करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ये भी कहूंगा कि जो है अगर हम अपने कर्म के अंदर एक आस्था रखें, विश्वास रखें, तो उस कर्म को करने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी ने कहा भी है कि हम अपने आप में इतने मजबूत हो जाएं कि कोई उसको तोड़ ना सके, कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी ना डरता हो मरने से। जय हिंद। ಅಭಿ नहीं ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತೀನಿ. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಬಹುಶಃ 16,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಅಂತ ಕಡಿದಾದ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂತಹ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ನ ಟೈಗರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು दो और एक प्रश्न है आपको. जब आपको ये सब हुआ, बाद में आपको पता चला आपको परमवीर चक्र दिया हुआ है पोस्टुमसली, तो आपको क्या महसूस हुआ? एक्चुअल में ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जो है 14 अगस्त 1999 रात के, अभी जो एबीपी न्यूज है शायद वो स्टार न्यूज हुआ करता था, इन्होंने 8:45 की न्यूज में ये दिया था कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें एक संजय कुमार को जीवित और बाकी 3 मरणोपरांत, जिसमें एक 18 ग्रेनेडियर का ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव मरणोपरांत, कि
सर मुझे लगा, मैं अपनी बता रहा हूं, मुझे लगा कि जो मेरे साथ में साथी शहीद हुआ है ये उसको दिया जा रहा है। वेरी गुड। और मैं जो मेरे और दूसरे साथी थे वहां पर, उनको जो है बधाई भी दी यार, मेरे जो साथ में जो शहीद हुआ है यार उसको परमवीर चक्र दिया जा रहा है। सर रात को तकरीबन 2 या 2:30 बजे के आसपास जो हॉस्पिटल्स की सिस्टर थी उन्होंने जो है नाम नंबर ये पूरा सब कुछ पूछना शुरू किया, तो मुझे कुछ आशंका हुई थी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस मेडल के बारे में नहीं, कुछ गड़बड़ है। हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ या तो मेरे घर में कुछ हो चुका है या कुछ वैसे है। मुझे एग्जैक्टली जो है 6:30 बजे बताया गया कि आपसे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 15 अगस्त के दिन मिलने के लिए आ रहे हैं। किस लिए? बोला हमें नहीं पता। तो वो तकरीबन सर 7:30 बजे मेरे पास आ चुके थे। आकर के उन्होंने जो है मुझे बधाई दी। मैं कहा सर किस चीज की? कि बोला आप न्यूज नहीं देखते हैं? मैं कहा सर देखते हैं। तो उसमें मैं कहा ऐसे ऐसे था। बोला मैं कहा वो तो मरणोपरांत था, मैं तो जिंदा हूं। तो वो सर जो सेम नाम सेम यूनिट सेम कुछ, लेकिन जो आर्मी नंबर्स होता है सर, उस नंबर से ही एक सैनिक की जो है पहचान अलग बनती है और उसी से वो पहचाना जाता है। क्योंकि मरणोपरांत तो घोषित तो हो गया, लेकिन जब उस नंबर वाला देखा तो इसकी डेड बॉडी तो आई नहीं है, कहाँ है ये? तो रात को 2:30 बजे उनको पता चला कि बेस हॉस्पिटल दिल्ली में है ये। तो बोला जिंदा है, फिर इसीलिए जो है उन्होंने आकर के ये चीजें बताई थी सर। अभी आप सर्विस में हैं, परमवीर चक्र भी मिला है आपको। हम लोग जब आपको फोन किया था, पिछले साल भी फोन किया था, आपने बहुत टाइम ये कह रहा था कि आपको कुछ ट्रेनिंग करना है, पूरा अगस्त में आप बिजी है और फिर जनवरी 26 को समय भी बिजी है, जब मैं छुट्टी में हो तब आपको प्रोग्राम रख दो। फिर भी अभी आपका ट्रेनिंग का कुछ बहुत सारे काम है और पर्सनल लाइफ भी है, तो दोनों कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? सर एज एक सैनिक होने के नाते सर उसका जो है फर्स्ट ड्यूटी बनती है अपने देश, अपने जो सबॉर्डिनेट उनका जो है गौरव और कल्याण सबसे पहले होता है। एक सैनिक की जो है पूरी सुख सुविधाएं हमेशा और हर बार आखिर में ही आती हैं। हम अपने आप को ये सोचते हैं ये चीजें करते समय, अगर हम ये चीज कर रहे हैं, जब हमारा देश सुरक्षित होगा तब हमारा परिवार भी सुरक्षित होगा। तो एज ए सैनिक के लिए जननी और जन्मभूमि दोनों सर्वोपरि होती हैं, उसके बाद में कुछ होता है। अभी हमारा जो आए हुए हैं श्री आदि चुंचनगिरी इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज, एनीबडी फ्रॉम आदि चुंचनगिरी कॉलेज? There was 2 questions that you had given. Adi Chunchanagiri College. हाँ खड़े होंगे। कहाँ पे आप? ये इधर सर। हाँ इಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? बच्चे ಅಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ ಇದೆಯಾ? Yes. Your first question was there. To join Indian Army because of some sentimental pressure, how to create awareness among them to join Indian Army? हमारा आदि चुंचनगिरी एक कॉलेज है, पीयू कॉलेज, वहां का स्टूडेंट्स का एक प्रश्न है, आजकल हमारा जो नौजवान जो है भारतीय सेना या नौसेना या भूसेना या वायुसेना ज्वाइन कर लिए कि ये थोड़ा नॉट इंटरेस्टेड है, दे आर नॉट फेवरिंग, बहुत सारे और कुछ काम है। बिल्कुल। तो उनको वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए हम कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? ओके। जो आज का जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, क्योंकि आज जो समाज का जो एनवायरनमेंट बन चुका है वो एक भौतिकवादी बन चुका है, उसमें हम कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा ऐशो आराम की चीजें हमारे पास में हो, ये चीज उसके दिमाग के अंदर है और इसीलिए जो है वो
डिफेंस की तरफ ना जाकर के सिविल सेक्टर की तरफ जाता है, क्योंकि सिविल सेक्टर के अंदर बहुत पैसा है, ऐशो आराम की चीजें हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में नहीं है। तो मोटिवेट, जो आज के युवा को मोटिवेट करने के लिए सर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपकी एनसीसी है, स्काउट्स हैं, और साथ ही साथ जो एक टीचर्स है, वो भी जो है कहीं हद तक उसको जो है मोटिवेट करके उसकी तरफ ले जा सकता है। साथ ही साथ उसके परिवार, जो माँ बाप हैं, वो भी उसको उसके जो जीवन की दशा के जो रुख को बदल सकता है, क्योंकि फर्स्ट जो टीचर्स है वो उसके माँ बाप ही हैं। माँ बाप अपने बच्चों को जिस प्रकार से बनाना चाहेंगे, बच्चे उसी प्रकार से बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ उसका बाह्य जो वातावरण है उसको भी जो है इस प्रकार से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए और ज्यादा जानकारी के लिए, जैसे फौज में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवल में हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस प्रकार से हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए इंटरनेट है और आपकी लोकल यूनिट्स हैं, उनके अंदर भी जो है जाकर के आप जो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सर। डीवीएस कंपोजिट पीयू कॉलेज, माइक प्लीज। डीवीएस कंपोजिट पीयू कॉलेज इधरा ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು 32 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅಂಡ್ ರಿಷಿಕೇಶ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಅನಿರುದ್ಧ್? वो उधर है। हाँ, इधर 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 कहाँ पे? सर इधर। राइट, ओके, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. सर, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं सर. सर, हम मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से मैं ये क्वेश्चन पूछा था कि हम डॉक्टर्स होते हुए हम फौज में हमारा रोल क्या है? फौज के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल जो डॉक्टर्स है, वो एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर्स है, अगर शायद उसको मेडिकल सुविधा ना दी जाए तो शायद मुझे लगता है कि आगे जवान उसके कदम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसको ये पता होता है कि उसका साथी अगर जख्मी हुआ है तुरंत उसको मेडिकल एड मिला है, मेडिकल फैसिलिटी मिली है, वो वापस चला जाता है। तो वो आगे उसको एक लगता है कि बोला यार मुझे भी कुछ होगा तो डॉक्टर मेरे साथ में है, मुझे पीछे भेज सकता है, मुझे जिंदा रख सकता है। और वो आपकी जो एक अहमियत है वो इस प्रकार से है, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए सब माँ के दूध की जरूरत होती है, उसी प्रकार से एक सैनिक के लिए उसके जीवन के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होती है। ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ವೇನು? है या नहीं? अगर डॉक्टर जी अगर नहीं आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्टर्स इन आर्मी. और अभी ज्ञानदीप निहारिका 11th स्टैंडर्ड, ये इधर योर फर्स्ट क्वेश्चन निहारिका. My question is, everybody is having fear. So what do you fear the most in war field? Death or defeat? इसका मतलब है सबको वॉरफील्ड में कुछ ना कुछ होने का डर है. आपको डेथ का डर है या डिफीट का डर है? मीन्स डेथ का मतलब मौत का डर है, नहीं तो हारने का डर है. नहीं मौत का डर है और नहीं हारने का डर है। लड़ाई में जब एक सैनिक जाता है सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को मार करके विजय प्राप्त करने के लिए जाता है।
तो इसलिए जो है डरने की तो कोई बात ही नहीं। Siktanama Niharika? Thank you. Yes, very good. Now I call upon Sandipani English High School. Kavana? What's the name? Kavana? Ratana. Okay. Any question from Sandipani English High School? Make it fast. Or I will move to the next. It's your chance. Come on. Okay. Now we'll go with Government First Grade College from Bhadravati. They have given 6 questions. Yes. Again? Sandipani. Santipani. First Grade College, Bhadravati. ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ನೀವು ಹೇಳಿಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ? इसका मतलब है जब आप वापस गए, जब 9 जुलाई में जो कारगिल शुरू हुआ, आपको मैसेज मिला तो आप वापस आना है, तो आप अभी शादी किया था, तो आपका पत्नी जी का क्या रिएक्शन था? एक्चुअल में उस समय तक इतना जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं था और परिवार में किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ जा रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद में, मेरे जाने के बाद में कुछ दिन बाद में, जब न्यूज़पेपर और टेलीविजन भी कम ही थे, उस समय इतने ज़्यादा टेलीविजन नहीं थे, तो तब इसका जो है जब प्रचार हुआ तब उनको पता तो चल गया कि जो है कि वहाँ पर है, लेकिन उनको आभास नहीं होने दिया कि मैं वहाँ पर हूँ। बस क्योंकि सर हम खुद परिस्थिति उसमें दूसरी परिस्थिति में हैं, वहां से अगर हम इस प्रकार से शो करें तो हमारे घर वाले और ज्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, इसलिए जरूरी नहीं था कि उनको बताएं कि मैं वहां पर हूं। बता दिया यहाँ पर हूं ही नहीं। थैंक यू सर. ಓಕೆ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. हेलो सर, मेरा नाम सौंदर्या है. मैं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ. मेरा प्रश्न यह है कि 3 दिन के पहले कश्मीर में अनएक्सपेक्टेड अटैक हुआ था. आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा प्रश्न है कि आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ था? टेररिस्ट ने आपके साथ कभी भी अनएक्सपेक्टेड वॉर किया गया था या नहीं? बिल्कुल हुआ था. ये जो अनएक्सपेक्टेड जो है अटैक किया जा रहा है, ये इसलिए ये वैसे एक कायरता की निशानी है दूसरे देश की, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आमने सामने का युद्ध होगा तो हमें बहुत बुरी तरह से पराजित होना पड़ेगा. इसलिए जो प्रॉक्सी वार करते हैं, छुप करके हमला करते हैं, इससे उनका जो है एक मोटो सिद्ध हो रहा है कि फौज को ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा उनकी जो है सिविल पॉपुलेशंस के अंदर डर पैदा करना. ठीक है. और वहां जब कश्मीर का जो अंदर की बात है कि कश्मीर के अंदर ये चीजें 1 या 2 दिन के छोड़ करके बाद में वहां पे होता रहता है. ठीक है सर. वो उनका मैडम हमें एक आदत सी बन गई है कि उनके उस चीजों को जो है देखने की, उससे निपटने की फौज डेली कर रही है इस चीज को. तो उसमें तो कोई ऐसा है नहीं. बाकी एक जो सैनिक का जो कर्तव्य है वो फौज अपना निभा रही है और आगे निभाती रहेगी. मेरा प्रश्न एक और है. इस कश्मीर के प्रॉब्लम के लिए शाश्वत सॉल्यूशन नहीं है क्या? हमें इसे झेलना ही चाहिए या हमें इसे क्या कहते हैं उसे शाश्वत के लिए कभी क्लोज करना चाहिए? ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है. इसके ऊपर कोई बहस नहीं की जा सकती है. बाकी एक चीज है
कि जो हमारी चीज है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये एक हिंदुस्तान यानी भारत माँ का एक हिस्सा है, उस माँ के उस हिस्से को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए चाहे हमें कितनी ही कुछ कुर्बानियां क्यों नहीं देने पड़े, उसके लिए तो हम देते रहेंगे। थैंक यू सर। ओके। ಇಲ್ಲಿ Namaskar, sir. I am from Sri Aurobindo PU College, Javaldi. Now, my question is, nowadays government interfere in defense. I mean, for whatever to execute an order, they put into discussion. Do you think it is an obstacle in the executing the defense work? जो उनका ये प्रश्न है, जब डिफेंस का कुछ मामला है, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफियर कर रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा है। एक्चुअल में सर हमारे यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें शक्ति है, लोकतांत्रिक में शक्ति है, और जो हमारी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के अंदर ही पावर होती है, बाकी किसी में पावर नहीं है। ठीक है सर। तो वो ये दूसरे देश की तरह नहीं है कि वहां पर आर्मी की ज्यादा पावरफुल होते हैं और बाकी दूसरों की नहीं चलने देते। ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज जो फायरिंग हो रहा है, ये हो रहा है, ये सबसे बड़ा वहां पे यही कारण है कि वहां पे जो पॉलिटिकल विंग है वो कमजोर है और जो उनका जो डिफेंस विंग है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए जो है वो जब मर्जी तब वो फायर खोल देते हैं। उनका अगर कोई जीत करके आया है, कोई घर में खुशी हुई है, तभी जो है वो एक बेल्ट निकाल देगा। ठीक है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड उनकी आर्मी के सोल्जर्स हैं, डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी, और जो कि हमारे आर्मी के अंदर डिसिप्लिन और कंट्रोल वाले जो है जवान हैं। तो ये इंटरफेयर उसी चीज में किया जाता है जहां पर लगता है कि यहां पर जरूरी है। बाकी सेना के जो मेन टास्कों के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। लास्ट 2 क्वेश्चंस। Sir, I had a last question, sir. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೇಳಿದರು. ಹಾ, ಸಾಕು. We'll give more opportunity. Last 2 questions. The time is running out. सर जी, आपसे विनती है, आपकी जो भी फौज में तैयारी होती है, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि लड़ाई लड़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जब आप लड़ाई के लिए जाते हैं, आपके साथी लोग मर जाते हैं, आप उस टाइम में कैसे फील करते हैं? आपको मानसिकता कैसे रहती है? आपको मानसिक रूप से कैसे तैयारी किया गया रहता है? और आज आपके साथ में जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और जिस प्रकार से अलग अलग इंस्टीट्यूट का एक एम होता है, इसी प्रकार से हमारा जो इंस्टीट्यूशन या आर्मी है उसका एक एम है। एम लड़ाई के अंदर जीत हासिल करनी है। उस जीत को हासिल करने के लिए जो ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया जाता है, जो ट्रेनिंग का इवेंट उसमें दर्शाए जाते हैं, उसमें हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से जो है इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है कि और कि कितनी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम उसमें जो है घबराते नहीं हैं। दूसरी चीज कि एक जो यूनिटी उस ट्रेनिंग के दौरान, एक जो एकता की जो भावना हमारे अंदर पैदा की जाती है, एक टीम वर्क की भावना पैदा की जाती है, उस टीम वर्क से, उस यूनिटी से एक जो टीम का वर्क है, उसके जो जवान हैं टीम के अंदर, उनका मोराल मोटिवेशन हमेशा ऊंचा रहता है। दूसरा चीज जो हमारा लीडर है, उसके जो इफेक्टिव लीडरशिप है, उसकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं उस टीम वर्क को प्रभावित करती है। ये सारी चीजें जो है जवान को एक अंदर से इतना मजबूत बना देती हैं, इतना मजबूत बना देती हैं कि वो किसी भी काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है। और वो एक जो एकता है, वो एकता एक दूसरे को के ऊपर मर मिटने के लिए उसको प्रेरित कर देती है। वहां पर उसको ये लगता है कि ये अगर ये मेरा साथी है, ये साथी नहीं है, ये मेरे सगे भाई से भी ज्यादा भाई है। धन्यवाद सर। मैं आपके माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने एक ऐसा धरती पुत्र दिया, उसकी वजह से आज कारगिल का टाइगर हिल कैप्चर हो गया। धन्यवाद सर। थैंक यू।
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಇನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. नमस्कार, जय हिंद सर. जय हिंद सर, भारतीय सेना और देश के प्रति आम आदमी और युवकों का कर्तव्य क्या है आपके हिसाब से? भारतीय सेना भारतीय सेना और देश के लिए हाँ। हम युवा लोग और आम जनता क्या क्या काम कर सकते हैं सर? बिल्कुल. देखिए, युवाओं से ही इस देश की ताकत बनती है, और जब देश की ताकत होगी तभी हमारी सेना की ताकत होगी. और आप लोग, मैं आपको ये कई बार ये कहा है कि जरूरी नहीं कि सेना के अंदर जाकर के आप देशभक्ति कर लें. देशभक्ति आप कहीं से भी कर सकते हैं. आज का जो युवा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता है, दूसरे क्षेत्रों में जा रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में जाना है सर, वहां से किसी भी क्षेत्र में गया, वहां से अगर उसकी सोच ये रही कि यार मेरे जो सैनिक हैं मैं उनको अपनी तरफ से क्या दे सकता हूं, कौन सी ऐसी बेहतर टेक्नोलॉजी उनको दे सकता हूं ताकि मेरा जो जवान, मेरा जो साथी है वो आपके साथी ही हैं, कोई बाहर से नहीं है. उस साथी को जो है इतने हाई एल्टीट्यूड इलाके के अंदर मैं कौन सी टेक्नोलॉजी देकर के उसको एक सुख सुविधा प्रदान कर सकता हूं. तो आप लोग ही उस सेना को और उस देश को मजबूत बना सकते हैं अगर आपके अंदर वो चीज की भावना पैदा हो जानी चाहिए. बस. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ये बुजुर्ग Yes. भी शायद खड़े हो गए. Sir, namaste. I'm here. हाँ. So, willpower plays an important role in everyone's life, sir. So, what is the secret of your willpower? From a common soldier to nowadays tiger. विल पावर जो है हमेशा सबको होता है. आपका जो विल पावर क्या है और पावर का ज्यादा क्या है, क्यों आप छोटा सिपाही से आज सूबेदार तक गए और टाइगर हिल्स का टाइगर भी बन गए, तो आपका विल पावर कैसे? सर, विल पावर देखो, हर एक व्यक्ति को इस जीवन के अंदर ऊपर उठने का और कुछ कर गुजरने का एक मौका जरूर मिलता है. हर एक व्यक्ति को वो उस व्यक्ति उस जीवन के उस मौके को समझ लेता है, उसके अनुसार अपने आप को कंट्रोल करके उस कार्य में लगा देता है. और उस लगे हुए कार्य के अंदर सर, अगर उसके अंदर सच्ची श्रद्धा है और निष्ठा है एक काम के प्रति, चाहे उसकी शक्ति पूरी क्षीण क्यों ना है, उसकी पूरी शारीरिक शक्ति खत्म क्यों ना हो जाए, अगर उसकी निष्ठा बनी रहती है तो वो काम जरूर पूरा होता है और वही एक विल पावर उसके अंदर जग जाती है. ठीक है, इस विल पावर से ही वो व्यक्ति कुछ भी कर पाता है. So thank you all. Yeah. Please say sir. नमस्ते जी. नमस्ते. आखिरी क्वेश्चन है, हमें आप बता दीजिए, हाँ सर. हमला करने का वक्त आपका स्लोगन क्या होता है? बोलेंगे तो हम भी रिपीट कर देंगे. ओके. देखिए सर, नारा अलग अलग संस्कृति से बना हुआ हमारा देश है, तो उसी प्रकार से अलग अलग रेजिमेंटों से बना हुआ हमारा आर्मी है. और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि मैं इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया और इस हिंदुस्तान की फौज का एक सैनिक हूं. एक सेना ही एक ऐसी जो है संस्था है जहां पर हिंदुस्तान के पूरी संस्कृति वहां पर देखने को मिलती है. तो जो मेरा रेजिमेंट है, खास करके जो मेरा रेजिमेंट है, उसके अंदर कोई जातिवाद के रेजिमेंट नहीं है, वो क्षेत्रवाद का कोई रेजिमेंट नहीं है, बल्कि एक वेपन्स के ऊपर ग्रेनेड के ऊपर एक बनाया हुआ रेजिमेंट है. उसमें तमाम जगह के लोग हैं और उनको एक सूत्र में बांधने के लिए सर्वदा शक्तिशाली का जो हमारा नारा है, भारत माता की जय, ये हमारे जो दो एक स्लोगन है जो एक प्रेरणा शक्ति प्रदान करते हैं. एक बार क्यों वो नारा सबके साथ आप कर सकते हैं? ओके, मेरे साथ बोल सकते हैं? जरूर है. नौजवान है यहाँ पे. सर्वदा शक्तिशाली. आपने सिर्फ शक्तिशाली बोलना है, मैं सर्वदा बोलूंगा.
सर्वदा शक्तिशाली सर्वदा शक्तिशाली सर्वदा शक्तिशाली भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, please, last question. Sir, please. Sir, I'm sorry for interrupting, please. Namaskar, sir. I'm Dhanya from Gnanadeepa School. What problems facing at the borders are increasing because of traitors in our country than enemies faced by our outer neighboring countries. So, what will you say for this? वो ये कह रहे हैं कि जो अभी बॉर्डर में जो चल रहा है उसका ज्यादा के ज्यादा हमारा जो देश में ही उनके शत्रुओं का साथ दे रहे हैं, दैट इज वो क्या कहते हैं देशद्रोही काम कर रहे हैं। तो उनको इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो देशद्रोह के बारे में? नहीं, एक्चुअल में जो है देशद्रोह की आप बात कर रहे हैं, किस उसमें कर रहे हैं ये मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी देशद्रोह आपको कहाँ नजर आया? ये जो पंजाब वाली बात कर रहे हैं? नो, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर वाली बात कर रहे हैं। जस्ट बॉर्डर में इलीगल एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो बांग्लादेश बॉर्डर में हो बांग्लादेश में हो रहा है, कोई JNK में भी हो रहा है। देखिए सर, मैं आपको यही बता रहा कि जो व्यक्ति जब लालच व्यक्ति को आ जाता है, उसको देश और दुनिया से कोई महत्व तो नहीं होता, उसको परिवार से संबंध नहीं, उसको समाज से कोई संबंध नहीं होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना एक वो जो मनी का हो या किसी भी प्रकार का जो लालच है उसको पूरा करना है। तो हम जैसे जो युवा वर्ग है, जो आप लोग अभी बैठे हैं, हमारा वो कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दें। हमारा दायित्व बनता है। ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अभी संवाद खत्म हो जा रहे हैं और ये जो स्टेज है फिर थोड़ा और एक 15 मिनट्स का काम है। मैं हमारा निरूपण जी काशीनाथ को वापस दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। प्लीज बी सीटेड। ನೀವು continuously for 1 minute raise your hands. बोलो भारत माता की। क्लैप 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 कंटिन्यूसली होना पड़ेगा क्योंकि ये तो परमवीर चक्र अवार्डी सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, we extend our warmly welcome. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks for being with us today. Thank you very much, Kutkuli. Smile, please. ನಿಮಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನಕ್ಕರೆ ನಾವು ನಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್, ಸಾಂದೀಪನಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಆಲ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್. ಬೇಗ ಹೇ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೋ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಒಂದು ರವಿ ಸರ್, RSL ರವಿ ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀ ಕೂನು ಸೆ ಲತ್ ಪತ್ ಗಾಯ ಫಿರ್ ಬಿ ಬಂದು ಕೂಟಾಕೆ. ಆ ಸ್ಟಾಂಜೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ರೆಡಿ, 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. धस धस को एक ने मारा, फिर घिर गई होश जवां की.
जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, करते हैं अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನನಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸರ್. ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇದಾದ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ SN ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನಮಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇದಾದ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಅದಾದ ನಂತರ ಶಾಂತಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಚಿನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವರು ತಯಾರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪರಮೇಶಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕನ್ನಡ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಜ್ಞಾನದೀಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಶಾಂತಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಮಾನ್ಯ ರುದ್ರೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡದವರು, ಇಡೀ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ H. ಶೆಟ್ಟರ್, ಕನ್ನಡ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಇವರ ಇಡೀ ತಂಡದವರು. ಶಾಂತಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಚಿನಹಳ್ಳಿ ಅವರಾದ ನಂತರ ಶಾಶ್ವತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ,
ಶಾಶ್ವತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಆದ ನಂತರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಓಕೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ರುದ್ರೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡದವರು, ಶಾಂತಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಚಿನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಮುಖೇನ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೀಡಿದಂಥವರು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ಲೀಸ್. Sir, he is a backbone for our whole team. DG ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ DG ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ರೋಟರಿ ಸೈಡ್ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಅವರು, ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರು, ಧನರಾಜ್ ಅವರು, ಸುಶ್ರುತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಆಯ್ತಾ? ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ, ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ LN ನಾಯಕ್, Ashok Yadav and team, please come on to the stage, sir. ವಿಶ್ವಾಸ್, ಧನರಾಜ್, ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಂದೀಪನಿ ಫೋರಂ, ಸಾಂದೀಪನಿ ಫೋರಂ, ಸಾಂದೀಪನಿ ಫೋರಂ, ಸಾಂದೀಪನಿ ಫೋರಂ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸ್ಕಂದರಾಘವ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಕಂದರಾಘವ, ಸಾಂದೀಪನಿ ಫೋರಂ. ಫಾಸ್ಟ್, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. Next. Ex-Army Forum next. ಇದು ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಂದೀಪನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಟೈಗರ್, ರೋಟರಿ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್. ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವಸರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗೋರಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ಲೈಟ್ ಗಿಟ್ ಹತ್ತವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರು? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಅವರೇ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಒಂದೆರಡು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು. ಮಲ್ನಾಡ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂಥವರು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಭವನ್ BH ರೋಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭವನ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ತಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಬೇಕಾದರೂ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವ್ರೆ, ನಾವೇನು ಇದ್ರಾಕಳಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ super clap for the photo. Yuva Brigade, thank you very much. Super photo. Ram Singh sir. Hosanagara Rovers Rangers team. Next. One second. Next. Okay. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Next, Ripunpete College. Medical Science, Shimoga.
ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಶಾಲೆಯಿಂದ 700 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಇದು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡ್ ये हमेशा जो हमारा राष्ट्रीय नायक जो होता है सबको महात्मा गांधी जी से एपीजे तक जब उनका जन्मदिन या उसका देहांत का दिन होता है ಟು ಕಾಶಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಕಾಯ್ತೀರ ನಾನು ಸರ್ಕೋತೀನಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋವರ್ ಗೆಳೆಯರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರೋವರ್ ಗೆಳೆಯರು. ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.